एक्सेल में पिवट टेबल की नॉलेज एक बहुत ही फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके हर स्टेज पे टेस्ट करी जाती है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हो अपनी कंपनी में, पिवट टेबल्स का यूज़ बहुत 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 ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल स्क्रैच से सिखाऊंगा, ये अजम्पशन करके कि आपको पिवट टेबल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद आपको सिर्फ नाम पता है कि पिवट टेबल क्या होता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता। वहां से हम स्टार्ट करेंगे और एक बहुत ही एडवांस लेवल तक पिवट टेबल सीखेंगे, जहां पे हम पिवट टेबल के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स सीखेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं जहां पिवट टेबल फेल हो जाता है, जो पिवट टेबल से अचीव नहीं होता, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत सारी लर्निंग होगी। कोई क्वेश्चंस इन द कमेंट्स? लेट्स स्टार्ट। अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करते हैं बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन से कि पिवट टेबल है क्या और उसका यूज क्यों करते हैं। तो पिवट टेबल एक्सेल का एक फीचर है जिससे कि आप डेटा को समराइज कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि समराइजेशन का मतलब क्या होता है और मैं कैसे समझूं कि कहां पे यूज होगा ये चीज। तो समराइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपको डेटा पूरा नहीं देखना, बट उसकी छोटी सी समरी देखनी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास कोई सेल्स डेटा है। उस सेल्स डेटा में आप कभी भी जाके कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे, यानी कि मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर्स, सीनियर मैनेजमेंट कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगी कि रोल नंबर 17 में क्या रखा है या रोल नंबर 27 में क्या रखा है। मोस्टली अनलेस कोई ऑडिट हो रहा हो तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि चेक करो कि हमारी Q1 की किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई और क्या वो लास्ट ईयर के Q1 से ज्यादा है या नहीं है, यानी कि हमने सेल्स ग्रोथ अचीव किया या नहीं किया। या ये चेक करो कि ये जो 10 दिन का पीरियड था जिसमें हमने ये सेल चलाई या डिस्काउंट कूपन चलाए, ये सेल कितनी इफेक्टिव रही, क्या हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, क्या हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, क्या हमको अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हमारे एड कैंपेन पे या नहीं। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके पास डेटा आता है उसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा होता है, उसको आप समराइज करके आंसर्स निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का जो मैनेजमेंट पूछती है, इसके लिए पिवट टेबल एक सबसे ब्रिलियंट टूल है। तो चलिए एक डेटा सेट से स्टार्ट करते हैं और उसमें पिवट टेबल लगाना चालू करते हैं और कुछ बिजनेस क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान मैं आपको समझाऊंगा कि पिवट टेबल का लेआउट भी कैसे बनता है। चलिए मैं यहाँ पे एक्सेल में हूं और यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा डेटा सेट है जहां पे कुछ कॉलम है। मेरे पास एक है डेट कॉलम, सेल्स रेप कॉलम, कस्टमर कॉलम, अमाउंट, प्रॉफिट और रीजन। ये कुछ कॉलम्स हैं, स्ट्रेट डेटा सेट है। अभी इस डेटा सेट पे पिवट टेबल बनाने से पहले इस डेटा को मैंने एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है टेबल क्या होता है तो टेबल बनाने का शॉर्टकट होता है Ctrl+T, और टेबल बनाते ही मतलब आप टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाते ही कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग आपके डेटा की हो जाएगी। आपको ऊपर टेबल डिजाइन टैब दिखने लग जाएगा जैसे ही आपने कोई सेल टेबल के अंदर सिलेक्ट किया है। टेबल बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट कि अगर मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे कॉलम ऐड होता है, एडिशनल कॉलम इन द डेटा, या इस डेटा में नीचे जाके कोई रोज ऐड होती हैं, तो टेबल अपने आप एक्सपैंड हो जाएगी। क्योंकि टेबल एक्सपैंड हो जाएगी तो उससे बनने वाले फॉर्मूलाज, उससे बनने वाली पिवट टेबल्स, वो सब भी अपने आप रिफ्रेश और एक्सपैंड हो सकते हैं। इसीलिए हम डेटा को पहले टेबल बनाना एक प्रेफर मेथड है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इस पे हम पिवट टेबल कैसे बनाएं। तो ये डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू गो टू द इंसर्ट टैब और यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट अ पिवट टेबल। तो यहां पे मैं करूंगा इंसर्ट अ पिवट टेबल। इसने यहाँ पे पिवट सोर्स नाम का जो टेबल है इसको पकड़ लिया है ऑटोमेटिकली, यानी कि मेरा टेबल का नाम पिवट सोर्स था। मैं एक पिवट टेबल नई वर्कशीट में बनाना चाहता हूं एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। अभी जैसे ही आप पिवट टेबल बनाएंगे तो इस तरह का कुछ लेआउट आपको दिखेगा, यानी कि यहाँ पे आपको दिखेंगी सारी की सारी पिवट टेबल की कैलकुलेशंस, जो भी आपको नंबर्स चाहिए, और ये है हमारा एक फील्ड लिस्ट। आसान भाषा में समझाऊं तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का कैलकुलेटर है। इसमें बटन्स को प्रेस करके आप टीवी का चैनल चेंज करते हैं और ये हमारा टीवी है। तो जिस तरह का प्रोग्राम या जिस तरह का एनालिसिस आपको चाहिए, आप उस पूरे एनालिसिस को इस रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट पिवट टेबल को सीखने के लिए इसको मास्टरी करने में जाएगा, और यहां पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। अभी ये सब तो एक ज्ञानबाजी है। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। मैं डेटा में जाता हूं, तो डेटा में जाने के बाद मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं अपने एसोसिएट से कि मुझे बताओ कि हर रीजन में कितना सेल हुआ। तो अगर मैं प्रैक्टिकली जाके डेटा में देखूं और यहां पे फिल्टर्स अप्लाई करूं और यहां पे रीजन में जाके देखूं, तो मेरे पास 4 रीजन है। तो मुझे ईस्ट का चाहिए नंबर, नॉर्थ का सेल्स का नंबर चाहिए, साउथ का सेल्स का नंबर चाहिए और वेस्ट का सेल्स का नंबर। सेल्स का नंबर का मतलब मुझे अमाउंट कॉलम का टोटल चाहिए फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। तो ये हम पिवट टेबल में बहुत ही आसानी से कर
सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू कि ये पिवट टेबल में एक्सिक्यूट कैसे होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि पिवट टेबल का लेआउट आप पिवट टेबल बनाने से पहले डिसाइड करें। मैं आपको ये लेआउट का एग्जांपल देता हूं, बट जैसे ही आप पिवट टेबल का लेआउट बनाना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल है, अब मैं इसको रिमोट कंट्रोल नहीं बोलूंगा, इसको मैं पिवट टेबल फील्ड लिस्ट बोलूंगा। तो ये जो हमारी फील्ड लिस्ट है, इसमें ये जो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज, इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट by drawing a layout of the pivot table with the question कि हर रीजन की सेल्स कितनी है, उसका लेआउट या उसका प्रेजेंटेशन कैसे दिखना चाहिए स्क्रीन पे, इसका मतलब होता है लेआउट का। वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है, और हम एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0 to 1 ले जाने में आपको नहीं पता होना पावर बीआई, और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, तो पिवट टेबल का लेआउट हम कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो एनालिसिस है रीजन वाइज सेल्स निकालना, ये आपको पेपर पेन पे करना था, तो आप कैसा लेआउट बनाते हैं या कैसा इसको प्रेजेंट करते हैं? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 रीजन है, तो हमारे पास लेट्स से एक है रीजन नॉर्थ, एक है रीजन हमारा वेस्ट, एक है रीजन हमारा ईस्ट और एक है रीजन हमारा साउथ। तो ये चारों रीजन के नीचे मैं यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखता हूँ। सेल्स अमाउंट मुझे पता नहीं है तो कुछ भी अमाउंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा सेल्स अमाउंट है वो पर्टिकुलर सेल्स अमाउंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एक तो ये लेआउट हो गया। अगर इस लेआउट को आप एक्सेल से कंपेयर करके देखें तो एक्सेल में जो रोज और कॉलम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि ये जो है पहला वाला कॉलम, ये हमारा कॉलम ए हो गया, उसके बाद ये कॉलम बी हो गया, ये कॉलम सी हो गया और ये कॉलम डी हो गया, और ये रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2। अगर आप ये देखें कि हमारा जो पहला लेआउट है उसमें जो रीजन्स हैं वो कॉलम्स में आ रहे हैं, यानी कि जो पहला रीजन है वो कॉलम ए में, जो दूसरा रीजन है वो कॉलम बी में, फिर कॉलम सी एंड कॉलम डी। व्हेन यू चेंज अ कॉलम द रीजन चेंजेस। ये हो गया लेआउट नंबर 1 जहां पे हमारे रीजन्स कॉलम्स में आ रहे हैं। एक और तरह का लेआउट हो सकता है जहां पे हमारे रीजन्स रोज में आए। मान लीजिए कुछ रोज नीचे, मैं यहाँ पे इस पिवट टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं और थोड़ी रोज बना देता हूं यहाँ पे। मान लीजिए अब मैं जो अगला स्टाइल है मेरे पिवट टेबल का वो कुछ इस तरह का स्टाइल है। मान लीजिए कि मेरा जो रीजन है नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद ईस्ट और उसके बाद साउथ, और इसके सामने मैंने यहाँ पे अपना सेल्स का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है। अगर अब आप देखेंगे तो ये रो नंबर 3, रो नंबर 4, 5, 6 एंड 7, अब मेरे जो रीजन्स हैं वो रोज में आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं रो नंबर 4 से रो नंबर 5 में जाऊं तो मेरा रीजन चेंज हो जाता है। तो ये जो है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, दीज आर एक्चुअली अपीयरिंग इन माय रोज। तो ये जो लेआउट है ये आपको दिमाग में सोचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पिवट टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे इसका दिखाना कैसे है। जैसे ही आप इसको दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं तो आपका पिवट टेबल बनाना काफी सिंपल हो जाता है। अब ये लेआउट को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं एक्सेल में और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे, और ये जो लेआउट सीखने का मतलब था ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। हमने जो नोटपैड पे लेआउट बनाया था उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं एक्सेल पिवट टेबल्स में। तो पहला लेआउट हम मिमिक करेंगे कॉलमनर लेआउट। तो ये हमारी पिवट टेबल है, पिवट टेबल की ये फील्ड लिस्ट है। मैंने आपको याद दिलाया था कि कॉलम लेआउट में हमारे जो रीजन है वो कॉलम्स में जा रहे हैं। तो ये जो रीजन है, अगर इस रीजन जो कॉलम है हमारे डेटा का, इसको मैं कॉलम में ड्रॉप करूं तो इमेजिन करिए कुछ ऐसा आएगा कि कॉलम ए में या कॉलम बी में हमारा नॉर्थ आ जाएगा, फिर वेस्ट आ जाएगा, फिर ईस्ट आ जाएगा और उसके बाद साउथ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। रीजन गोज इनटू कॉलम्स एंड आई गेट समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज नाइस। इसके नीचे हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन का मतलब क्योंकि मुझे टोटल निकालना है कि ईस्ट का टोटल कितना था और नॉर्थ का टोटल कितना था, तो ये टोटल मतलब कैलकुलेशन यानी कि सम फंक्शन। तो जितनी भी कैलकुलेशंस वाली चीजें होती हैं वो आप हमेशा वैल्यू सेक्शन ऑफ द पिवट टेबल में डालेंगे। तो मैं अगर पिवट टेबल पे क्लिक करूं तो मुझे जो अमाउंट है
यानी कि हमारा जो सेल्स का कॉलम है, इसको अगर मैं वैल्यू सेक्शन में डालूं तो ये वैल्यू सेक्शन एक ऐसी जगह है जहां पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशन किसी भी तरह की होती है, सम, काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स। हम कैलकुलेशंस के बारे में भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ अभी मैं अमाउंट को डालूंगा यहां पे कैलकुलेशंस, यानी कि हर रीजन का, ईस्ट रीजन का मुझे सम बताओ, नॉर्थ का मुझे सम बताओ, साउथ का मुझे सम बताओ और वेस्ट का मुझे सम बताओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप इस लेआउट को ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा नियरली वही लेआउट है जो हमने एक्सेल में ड्रॉ किया था। तो इससे आप ये क्विकली समझ जाते हैं कि आपको ड्रैग कहां करना है कोई भी फील्ड को, या तो कॉलम्स में ड्रैग करना है या फिर आपको रोज में ड्रैग करना है। तो एक और पिवट टेबल बनाते हैं जहां पे हम रो वाइज लेआउट बनाएंगे। तो इसी पिवट टेबल को मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड आई विल पेस्ट इट डाउन समवेयर हियर। नाउ अगर ये जो सेकंड पिवट टेबल है इसको लेट्स से मैं यहां से ड्रैग करके रोज में ले आऊं, तो अब मेरे जो रीजंस हैं वो डाउनवर्ड्स फ्लो करने लग जाएंगे, यानी कि ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, एंड द नंबर्स अपीयर राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का लेआउट देखना है। शायद आप क्विकली इसको पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उस वैल्यू को या उस कॉलम को रोज या कॉलम्स में ड्रैग करेंगे तो उसके हिसाब से आपका पिवट टेबल ड्रॉ होगा। एक जनरल प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं इसको अंडरस्टैंड करने का। अगर आपको फैट पिवट टेबल चाहिए, यानी कि पिवट टेबल चौड़ी बने, यानी कि ऐसे चौड़ी बने, तो जनरली आपको वैल्यूज चाहिए होंगी कॉलम्स में, यानी कि बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप अपना फील्ड या कॉलम्स में ड्रैग करेंगे। अगर आपको लॉन्ग पिवट टेबल चाहिए, यानी कि ऐसे लंबी बने, तो आप चाहते हैं कि आपका जो आइटम है वो रोज में रहे, यानी कि यहां पे तो आपकी जो रोज हैं ये भर जाएंगी और पिवट टेबल लंबी बनेगी। और आप चाहें तो दोनों में भी डाल सकते हैं, रोज और कॉलम्स, तो पिवट टेबल फैट भी होगी और लंबी भी होगी। एक बार आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पिवट टेबल का लेआउट समझने के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है पिवट टेबल के समराइजेशन ऑप्शंस। क्या मतलब है इसका? अगर आप हमारा पिवट टेबल ये देखें, ये जो हमने सेकंड वाला पिवट टेबल बनाया है, तो हमने अपने डेटा को, जो कि कुछ 100 रोज का डेटा था, उसको हमने समराइज कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। और अब मैं उस पूरे डेटा से एक समराइज्ड व्यू निकाल रहा हूं। समराइज्ड व्यू यानी कि हर रीजन में मेरा कितना सेल हुआ, तो इसको हम डेटा को समराइजेशन बोलते हैं। अब ये जो समराइजेशन ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पिवट टेबल में। सबसे इंपॉर्टेंट समराइजेशन जो ऑलमोस्ट हर पिवट टेबल में करेंगे वो है टाइम बेस्ड समराइजेशन, यानी कि मुझे बताओ कि महीने में कितना सेल हुआ, या क्वार्टर में कितना सेल हुआ, या ईयर में कितना सेल हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टाइम बेस्ड समराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं टाइम बेस्ड समराइजेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहां पे डेटा में जाऊं तो डेटा में मेरे पास एक डेट कॉलम है। आप देखेंगे कि डेट डुप्लीकेटेड, यानी कि 1 जनवरी को 2 सेल हुआ, 6 जनवरी को 2 सेल हुआ, 9 जनवरी को 1 सेल हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि जनवरी मंथ में कितने सेल हुए, मतलब हर साल के जनवरी, फरवरी मंथ्स में कितने सेल हुए फॉर एवरी सिंगल ईयर। तो उसके लिए मुझे डेटा को समराइज करना पड़ेगा बाय ईयर एंड बाय मंथ। तो इसको हम एक पिवट टेबल में कैसे बनाएं, इसका लेआउट बना लेते हैं पहले, जैसे हमने सीखा था। तो मैं अगर ब्लैंक शीट पे जाऊं और इमेजिन करूं कि इसका लेआउट कैसे होगा, तो उसका लेआउट मैं कुछ ऐसे बनाना चाहूंगा। पहला कॉलम हो जाएगा मेरा ईयर, दूसरा कॉलम हो जाएगा मेरा मंथ, मंथ के बाद आ जाएगा मेरे पास सेल्स, जो भी मेरा सेल्स का नंबर है वो यहां पे आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरा पहला साल 2005 है एंड माय फर्स्ट मंथ इज द मंथ ऑफ जनवरी, यहां पे आ जाएगा मंथ ऑफ फरवरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। जैसे ही लास्ट में दिसंबर आ गया, दिसंबर के बाद नया साल चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा 2006 चालू हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा मेरे मंथ्स यहां पे रिपीट हो जाएंगे। इसके सामने हमारे पास सेल्स आ जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा लेआउट चाहिए। अगर आप इस लेआउट को ध्यान से देखें तो हमारा ईयर और हमारा मंथ डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है, यानी कि जब रो चेंज होता है तो ईयर चेंज होता है, और जब रो चेंज होता है तो मंथ चेंज होता है। तो हमें ईयर और मंथ को रोज में ही रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम डेटा में जाएं और ये डेट कॉलम को देखें तो हमारे पास यहां पे ईयर और मंथ है ही नहीं। लेकिन पिवट टेबल की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पिवट टेबल में कोई भी डेट कॉलम है और उसमें सारी लेजिट डेट्स है, यानी कि कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, सारी अच्छी क्वालिफाइड डेट वैल्यूज हैं, कुछ नहीं है एरर्स वगैरह, तो उस डेट कॉलम को आप डायनेमिकली समराइज कर सकते हैं। क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जाऊंगा मैं अपनी पिवट टेबल में, एंड फॉर द मोमेंट आई विल डिलीट दिस एंड आई विल कम टू दिस। और अभी मैं मान लीजिए मैं रीजन वाइज एनालिसिस नहीं करना चाहता हूं और मैं इसको रोज को यहां से रिमूव कर दूंगा। अब जो मेरा डेट है जिसमें से मैं ईयर और मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट मेरे लिए कर देगा। तो अगर मैं ये डेट कॉलम को यहां पे रोज में ड्रैग करूं, क्योंकि मुझे डाउनवर्ड्स फ्लोइंग पिवट टेबल चाहिए था, तो ये ऑटोमेटिकली डेट से मेरा ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेट बना देगा। तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो आप
आप देखेंगे कि ये जो ईयर है, ये क्वार्टर है, ये मंथ है, ये डेट है, मेरा अपने आप बन के आ गया। अब ये दिख क्यों नहीं रहा है, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहां पे एक्सपैंड बोलूं और यहां पे एक्सपैंड पे क्लिक करूं तो ये क्वार्टर आ गया। क्वार्टर के अंदर दोबारा मैं एक्सपैंड क्लिक करूं तो यहां पे मंथ्स आ गए, और मंथ्स के अंदर मैं एक्सपैंड क्लिक करूं तो यहां पे मेरे पास डेज आ गए, यानी कि जनवरी के सारे दिन। अभी जो मैंने पिवट टेबल डिसाइड किया था जस्ट अ व्हाइल अगो, उसमें मेरे पास दो ही कॉलम थे, एक था ईयर, एक था मंथ। अभी मुझे वैसे ही डिस्प्ले करना है। मुझे ये क्वार्टर भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, एंड मुझे ये डेट भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, आई जस्ट वांट द ईयर एंड आई जस्ट वांट द मंथ। हमारी डेट ऑटोमेटिकली समराइज हो चुकी है। तो ये जो डेट है, ये डेट में मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, तो इसको निकाल के मैं आई विल थ्रो इट आउटसाइड, और मुझे डेट भी नहीं चाहिए, आई विल थ्रो इट आउटसाइड। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ लुक एट 2005 द मंथ ऑफ जैन, और उसमें मेरा सेल कितना हुआ। एक बार आप समराइजेशन करना सीख जाएंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोस पे भी समराइज कर सकते हैं। अभी डेट बेस्ड समराइजेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो डेट बेस्ड समराइजेशन है, ये बाय डिफॉल्ट जैन टू दिसंबर ही कंसीडर करता है। अगर आप इंडियन हैं, आई एम श्योर आप इंडियन ही हैं, बट अगर आप किसी इंडियन कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन अप्रैल टू मार्च होगा, यानी कि जैन टू दिसंबर ना होके अप्रैल टू मार्च होगा। तो ये मैं चाहता हूं कि मेरा जो ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट हो, और अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट मार्च तक, यानी कि यहां से स्टार्ट होके नेक्स्ट मार्च तक जाए, यहां तक जैन फेब और मार्च तक जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी कि ये जो डेटा है, इस डेटा में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का कॉलम, और एक और कॉलम बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल मंथ का कॉलम, यानी कि ईयर और मंथ। और हर साल में जो मंथ स्टार्टिंग है वो अप्रैल से ही होनी चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, ये एक मैंने इस पे सेपरेट वीडियो कर रखा है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे, थोड़ा पिवट टेबल से बाहर है। बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा कि ये कैसे बनाते हैं। और एक बार अगर ये कॉलम बन गया आपके इस डेटा सेट में, तो क्योंकि ये टेबल है, आप इस पिवट टेबल को यहां पे लाके रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, और ये जो फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल मंथ कॉलम्स हैं, जो मैंने अभी ब्लैंक कॉलम्स ऐड किए, यहां पे आ जाएंगे। इनको आप कॉलम्स में या रोज में ऐड करेंगे तो आप फाइनेंशियल ईयर वाइज एंड फाइनेंशियल मंथ वाइज भी डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ वी विल स्किप दैट। यहां पे आ सकते हैं, यहां डेटा में इन दोनों कॉलम्स को मैं डिलीट कर देता हूं, एंड वी आर बैक एट आवर नॉर्मल पिवट टेबल। राइट क्लिक, refresh and both of these columns actually go away। आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप ईयर और मंथ ही यूज करें, आप चाहे तो अपना रीजन वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं रीजन को लाके यहां पे कॉलम्स में रख दूं तो अब मेरे पास हर रीजन का सेल आ रहा है कि जैन मंथ में ईस्ट में कितना सेल हुआ, नॉर्थ में कितना सेल हुआ, साउथ में कितना सेल हुआ, वेस्ट में कितना सेल हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका हो जाता है। एक बार आप समझ जाते हैं कि आपको रोज में क्या चाहिए और कॉलम्स में क्या चाहिए, यानी कि पिवट टेबल का लेआउट क्या है, तो कोई भी कॉलम से किसी भी तरह का समराइजेशन आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास कुछ समराइजेशन ऑप्शंस। जो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो पिवट टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, यानी कि आप पिवट टेबल को बेटर कैसे दिखा सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं जो आप ऑलमोस्ट हर बार कस्टमाइज करेंगे अपनी पिवट टेबल्स के लिए। जब मैं पिवट टेबल बना रहा था तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप साथ साथ में पिवट टेबल बना रहे हो तो आपकी पिवट टेबल और मेरी पिवट टेबल में कुछ विजिबल डिफरेंसेस हो विजुअली। वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या डिफरेंसेस थे और उसमें क्या फॉर्मेटिंग चेंजेस थे। स्टार्ट करते हैं अपनी पिवट टेबल से। तो अगर आप यहां पे पिवट टेबल में देखें तो जब मैंने अभी जस्ट व्हाइल अगो पिवट टेबल बनाई थी तो मेरे पास यहां पे प्लस माइनस साइंस नहीं थे, यानी कि मैंने राइट क्लिक करके एक्सपैंड करके यहां से एक्सपैंड किया था, बट ये प्लस माइनस साइन विजिबल नहीं था। तो ये क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये प्लस माइनस साइन टर्न ऑफ कैसे करते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो सारे मेरे ईयर्स हैं ये एक्सपैंडेड रहें तो आप इनको राइट क्लिक करके एक्सपैंड और एक्सपैंड इंटायर फील्ड कर सकते हैं। तो ये सारे ईयर्स एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी कि पिवट टेबल लंबा हो जाएगा। और अगर आप अब चाहें तो ये जो प्लस माइनस साइंस है इनको ऑफ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाए किसी के लिए ऑफ करना, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग पूरी पिवट टेबल देखें। तो ये कैसे ऑफ करते हैं? यू कैन क्लिक एनीवेयर, ऊपर जाइए एनालाइज टैब में और ऑन द फार राइट ये हो गया प्लस माइनस साइंस यहां से ऑफ। अगर आपको ऑन करना है तो दोबारा यहां पे क्लिक करके आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। जो एक सेकंड ऑप्शन था वो आप देखेंगे कि जस्ट अ व्हाइल अगो जब मैं पिवट टेबल बना रहा था तो मेरे पास ईयर का यहां पे एक कॉलम था, दूसरा कॉलम मेरा मंथ का था और उसके बाद ये सारे कॉलम थे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट के, यानी कि ईयर और मंथ दो अलग अलग कॉलम्स में थे। बट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एक डिफरेंट लेआउट यूज कर रहा था जिसका नाम होता है टैबुलर लेआउट, जो क्लीनली पिवट टेबल को डेटा को प्रेजेंट करता है। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि वो अलग अलग कॉलम्स वाला लेआउट कैसे बनाते हैं। तो आप पिवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे डिजाइन टैब में। इन द डिजाइन टैब आप यहां पे रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे जो लेआउट चाहिए वो टैबुलर लेआउट चाहिए, यानी कि टेबल की तरह जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हो। जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है, यानी कि ये वाला लेआउट जहां पे एक ही कॉलम
कॉलम में ईयर भी है और मंथ भी है, ये वाले लेआउट को हम कॉम्पैक्ट लेआउट बोलते हैं और ये कॉम्पैक्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है। तो मुझे डिफॉल्ट लेआउट ना लगा के मुझे टैबुलर लेआउट लगाना है। तो इन द डिजाइन टैब आई एम गोइंग टू क्लिक राइट हियर, पिक अप द टैबुलर लेआउट और अब मेरे पास दो कॉलम्स बन गए हैं। एक कॉलम हो गया ईयर का, एक कॉलम हो गया मंथ का और यहाँ पे मेरे पास सारे कॉलम्स हो गए। अगर आप चाहें तो इन कॉलम्स को थोड़ा सा बेटर प्रेजेंट करने के लिए रीलेबल भी कर सकते हैं, यानी कि ईयर्स को मैं यहाँ पे YRS लिख सकता हूँ, मंथ्स को मैं MONTH मंथ लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे रीजन्स तो ऐसे ही हैं, इनको लिखने का कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो सम ऑफ अमाउंट है इसको मैं यहाँ पे टोटल सेल्स भी लिख सकता हूँ। तो आप रीलेबलिंग भी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आप जब इसको रीलेबल करेंगे, जो भी आप नाम लिख रहे हैं वो नाम और ये नाम सेम नहीं हो सकता, वरना आ जाएगा एरर। यानी कि बस आप इसको, इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और बहुत ही कॉमन ऑप्शन होता है कि आपको कभी कभार सब टोटल और ग्रैंड टोटल देखने होते हैं या नहीं देखने होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी पिवट टेबल को देखूं तो यहाँ पिवट टेबल के एंड में यानी कि 2005 का टोटल है ही नहीं यहाँ पे मेंशन, यानी कि टोटल्स मिसिंग है। तो अगर मुझे देखने हैं या अगर आपके पास हैं और आपको हटाने हैं तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे। आप यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऊपर डिजाइन टैब में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है सब टोटल का ऑप्शन। सब टोटल का मतलब यानी कि यहां वाला टोटल जो ग्रैंड टोटल नहीं है, और ग्रैंड टोटल का मतलब एट द एंड ऑफ द पिवट टेबल का टोटल। ग्रैंड टोटल दो जगह हो सकता है, ग्रैंड टोटल सबसे नीचे भी हो सकता है और यहां पे भी ग्रैंड टोटल हो सकता है जो कि सारे कॉलम्स का टोटल है ऐसे। तो इन दोनों ही ऑप्शंस को यूज करके आप सब टोटल्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मुझे सब टोटल चाहिए तो मैं डिजाइन टैब में जाऊंगा, सब टोटल में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि प्लीज शो ऑल द सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। ग्रुप मतलब ये 2005 का जो ग्रुप है इसके नीचे यहां पे मुझे टोटल चाहिए और ये मेरे पास यहां पे टोटल आ गया। अगर मुझे ग्रैंड टोटल भी चाहिए यानी कि यहां वाला टोटल भी चाहिए तो मैं यहां पे जाऊंगा कि डिजाइन टैब में और मैं बोलूंगा ग्रैंड टोटल ऑन फॉर रोज ओनली, यानी कि ये जो रो है जनवरी की जो पूरी रो है इसका टोटल मुझे यहां पे दिखाओ। तो रोज ओनली, एंड यहां पे करते ही नीचे वाला टोटल डिसअपीयर हो जाएगा। अगर आप दोनों टोटल चाहते हैं ऑन द राइट एंड ऑन द बॉटम तो आप पिकअप करेंगे फॉर रोज एंड कॉलम्स बोथ। सो राइट नाउ आई विल जस्ट गो राइट हियर इन द डिजाइन टैब, ग्रैंड टोटल एंड ऑन फॉर रोज ओनली एंड इट अपीयर्स राइट हियर कि आपको जैन के महीने का टोटल सेल्स यहां पे दिख रहा है और ईस्ट के महीने का आपको टोटल सेल्स यहां पे दिख रहा है फॉर द ईयर ऑफ 2005। लास्ट दो फॉर्मेटिंग चेंजेस जो मैं ऑलमोस्ट हर पिवट टेबल में करता हूं वो है लुक एंड फील ऑफ द पिवट टेबल। यानी कि ये जो ब्लू और ब्लैक लेआउट है ये मुझे बहुत खास कुछ पसंद नहीं है, ये बहुत ही डेंस लेआउट है, मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह का लेआउट मैं टिपिकली नहीं रखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में जाने के बाद यहां पे क्लिक करने के बाद आई विल पिक अप द लाइट और द मिनिमल लेआउट। सो आई जस्ट गो राइट हियर, इसका शायद नाम नन है तो यहां पे क्लिक करते ही नन, आई प्रेफर दैट लेआउट एंड दिस लेआउट लुक्स वेरी वेरी क्लीन। जितने भी बोल्ड थे कलर्स थे चले जाते हैं और ये पिवट टेबल क्लीन लगता है। इस लेआउट को लगाने के बाद अगर आप अपने व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देंगे तो ये पिवट टेबल और भी क्लीन दिखने लग जाएगा। ये हो गया एक चेंज। एक और चेंज जो मैं बहुत बहुत ऑफन करता हूं कि अभी जब मैंने एक पिवट टेबल बना लिया है तो मैं नहीं चाहता कि जब मैं कुछ भी यहां से ड्रैग करके रोज कॉलम्स में वैल्यूज में लेके आऊं तो ये जो सेल का विड्थ है ये चेंज है, यानी कि सेल चौड़ा या छोटा हो जाए। आई डोंट वांट दैट, इट लुक्स वेरी वेरी अगली। तो मैं उस केस में सेल का विड्थ अपने आप एडजस्ट ना हो इसके लिए मैं इसकी ऑटो विड्थ को ऑफ कर देता हूं। तो आई कैन राइट क्लिक एंड आई कैन गो टू माय पिवट टेबल ऑप्शंस। इन पिवट टेबल ऑप्शंस राइट हियर आई हैव द ऑटो विड्थ अपडेट ऑफ और यहां से इसका विड्थ चेंज नहीं होता। यानी कि अब अगर मैं यहां से सेल्स को बाहर निकालूं तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल का फील्ड विड्थ वही है, मैं दोबारा डालूंगा तो भी इसका विड्थ वही है। अगर मैं सम ऑफ अमाउंट को ना डाल के मान लीजिए प्रॉफिट का डालता हूं तो भी इसका विड्थ वैसे ही रहता है। यानी कि पिवट टेबल अपने आप बड़ा छोटा स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं होता रहता, व्हिच इज वेरी वेरी कन्वीनियंट टू टेक अ लुक एट। एक और लास्ट बहुत ही कॉमनली नीडेड फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ द पिवट टेबल है फॉर्मेटिंग द नंबर्स। तो मैं दिखाता हूं वो कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मंथ्स हैं, ईयर्स हैं और रीजन्स हैं और हर रीजन का मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी है कि कितना प्रॉफिट वहां पे हुआ। अब मान लीजिए मुझे इसको 1000 सेपरेटर से सेपरेट करना है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप सारे नंबर्स को सिलेक्ट करें और यहां पे ऊपर होम टैब में जाके यहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, जो कि एक गलत तरीका है। मैं आपको सही तरीका सिखाता हूं कि पिवट टेबल में ये क्यों ऐसे नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहां से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर सेल पे फॉर्मेट लगा रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन है इस पे फॉर्मेट नहीं लगा रहे। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन पे फॉर्मेट लगाएंगे। ऐसा क्यों कि मान लीजिए अगर आपकी पिवट टेबल और नीचे जाती है, यानी कि कुछ और रोज नीचे आ जाती हैं, तो ये जो सेल फॉर्मेटिंग है ये सिर्फ इतनी ही रहेगी क्योंकि आपने इतनी ही रेंज सिलेक्ट करी थी। लेकिन अगर आप फील्ड फॉर्मेटिंग लगाते हैं, यानी कि ये जो कैलकुलेशन है इस पे
फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो ये कैलकुलेशन कितनी भी नीचे चले जाए और कितनी भी यहां पे एक्सपैंड हो जाए, फॉर्मेटिंग अपने आप एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि आपने फील्ड पे फॉर्मेटिंग लगाई है, सेल पे नहीं लगाई है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पे मैं जाऊंगा राइट क्लिक एंड आई एम गोइंग टू से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। यहां पे जाने के बाद यहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में हमारा सम ऑफ प्रॉफिट है, चाहे तो यहां पे नाम चेंज भी कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज माय टोटल प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट में मुझे एक दूसरी फॉर्मेट चाहिए, यहां पे बोलूंगा नंबर फॉर्मेट, और मुझे जो नंबर फॉर्मेट चाहिए वो नंबर होना चाहिए, 1 डेसिमल होना चाहिए, या नो डेसिमल भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इसमें 1000 सेपरेटर का कॉमा भी चाहिए। अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग आती है तो आप अपने कस्टम फॉर्मेट्स भी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर नाउ we are not touching that. Click on OK and click on OK and you're gonna see that all the numbers are positively formatted. This is very good. अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेशंस। यानी कि एक बार हमने फॉर्मेट कर लिया तो हम सीखते हैं कि पिवट टेबल में ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हमें डेटा को अलग अलग तरीके से देखने में हेल्प करते हैं, यानी कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं पिवट टेबल में। कुछ 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगा। ये एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप कैलकुलेशंस करना सीख गए तो आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस जो अवेलेबल है उस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये ब्रॉड एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके बॉस आपसे ये बोलते हैं कि मुझे हर रीजन की हर साल की सेल्स दिखाओ, यानी कि हर साल और हर रीजन। यानी कि मेरा जो पिवट टेबल का लेआउट है वो कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे हो जाएगा ईयर, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। उसके बाद हो जाएगा रीजन, यानी कि मैं यहां पे ईयर 1 का रीजन यानी कि नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ और ईस्ट, और उसके बाद यहां पे आ जाएगा टोटल। उसके बाद दूसरा ईयर आ जाएगा और यहां पे यही 4 रीजन्स यहां पे रिपीट हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे ईयर वाइज, रीजन वाइज सेल्स देखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पे मैं पिवट टेबल को जाऊंगा, इसमें फील्ड लिस्ट को एक्टिवेट करूंगा जो हमारा रिमोट कंट्रोल था। इसमें मैं जाके बोलूंगा कि ये जो रीजन है ये मुझे रोज में चाहिए, यानी कि ऐसे डाउनवर्ड्स फ्लो करना चाहिए। तो आई विल रिमूव द मंथ्स, मुझे मंथ्स नहीं चाहिए। आई विल टेक द रीजन्स एंड पुट इट अंडरनीथ द ईयर्स। तो अभी हर साल का हर रीजन का प्रॉफिट कितना है मुझे दिख रहा है। अब आपसे बॉस ये पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना रहा, यानी कि when east 1,46,000 is divided by the total 5,66,000, तो परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कितना आता है, यानी कि ईस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना, नॉर्थ का कितना, साउथ का कितना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसके लिए अगर आप नहीं जानते हैं ट्रिक, तो प्रॉब्ली आप यहां पे एक परसेंटेज का कॉलम बनाएंगे और उस परसेंटेज सेल में यहां पे जाके फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल्स टू दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर सेल, और सेल को लॉक करेंगे और आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे। 25% के आसपास यहां पे आंसर आया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट 5 दबाऊं तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही सेम कैलकुलेशन फिर आप यहां करेंगे, फिर आप यहां करेंगे, फिर आप यहां करेंगे, बट ये एक बहुत मैन्युअल तरीका है करने का और मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूं। तो इस वाले पूरे कॉलम को हम कर देते हैं डिलीट, और हमें ये कॉलम नहीं चाहिए। आई विल जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एज वेल। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमको ये नेटिवली पिवट टेबल के अंदर ही करना था, हमें फॉर्मूला नहीं लेना था, तो हम कैसे करते हैं। चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा कि ये जो प्रॉफिट है ये एक बार मैंने यहां पे रख दिया है, मुझे दोबारा प्रॉफिट देखना है। तो ये जो प्रॉफिट वाला कॉलम है इसको मैं दोबारा वैल्यूज में ड्रैग कर दूंगा। तो आई विल टेक द प्रॉफिट, ड्रैग इट वंस अगेन। अभी मेरे पास 2 प्रॉफिट हो गए, कोई डिफरेंस नहीं है नंबर्स में, नंबर्स वो ही हैं, बट सेकंड टाइम आ गया। ये सेकंड टाइम आने का बेनिफिट ये है क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है वो यहां पे सम हो रहा है, तो मुझे सम नहीं करना, बट मुझे सम को टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैं अपनी कैलकुलेशन का बिहेवियर चेंज कर सकता हूं। चलिए देखते हैं कैसे। आई राइट क्लिक एंड आई से दैट मुझे यहां पे वैल्यूज को समराइज करना है, और यहां पे सम हो रहा है, बट मुझे उनको सम नहीं दिखाना है, मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा शो वैल्यूज एज एंड आई से परसेंटेज ऑफ द पेरेंट टोटल। अब इसका क्या मतलब है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल का मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, इसका पेरेंट हुआ जो साल का टोटल है, यानी कि ये वाला नंबर जो ईयर टोटल है। तो मुझे परसेंटेज ऑफ द पेरेंट टोटल चाहिए। सिंपल एज दैट। आई राइट क्लिक हियर, अगेन गो टू शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ द पेरेंट टोटल। ये बोलेगा पेरेंट कौन है, तो पेरेंट हमारा ईयर है ऑफ कोर्स। I'll click on OK, और ये हमारा परसेंटेज ऑफ द पेरेंट टोटल आ गया। इसका कैलकुलेशन का नाम चेंज करके हम कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, एंड दिस इज योर कंट्रीब्यूशन दैट इज हैपनिंग एवरी सिंगल ईयर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दिस नंबर डिवाइडेड बाय टोटल हो गया है, दिस नंबर डिवाइडेड बाय टोटल हो गया है, और ये कैलकुलेशन पूरा ऑटोमेटिकली स्पिल अप हो गया है। दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन में चलते हैं। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको जरूरी नहीं है कि हर बार सम ही करना हो, कुछ और अलग तरह की कैलकुलेशंस भी करनी हो सकती हैं। तो मैं मान लीजिए
कि मुझे ये देखना है कि ईस्ट में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, यानी कि अगर मैं 2005 और ईस्ट का फिल्टर अपने डेटा पे लगाऊं तो उसमें कितनी रोज आ रही हैं, मुझे वो देखना है। रो मतलब एक ट्रांजैक्शन। तो वो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करता हूं। मैं अपनी डेट या किसी भी कॉलम को यहां पे ड्रैग करूंगा। यहां पे ड्रैग होने के बाद, क्योंकि डेट एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का सम तो हो नहीं सकता, तो ये हम यहां पे ऑटोमेटिकली इसका काउंट आ जाता है। तो मेरे पास दिख रहा है अभी, यानी कि 2005 में ईस्ट में देयर वर 39 ट्रांजैक्शंस। तो ये जो कैलकुलेशन है काउंट की, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि आपने एक टेक्स्ट ट्रैक किया है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आई कैन राइट क्लिक हियर एंड आई कैन से समराइज वैल्यूज। तो समराइज आप बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि काउंट, मैक्स, मिन, मोर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज दिखाता हूं। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने यहां पे राइट क्लिक करके बोला, मैंने बोला यहां पे समराइज वैल्यूज और मैंने यहां पे बोला मैक्स, तो अभी आप जो ये डेट देख रहे हैं यहां पे ये मैक्सिमम डेट आ गई। इसका मतलब ये है कि 2005 में ईस्ट रीजन में जो सबसे लेटेस्ट सेल हुई है वो 30 दिसंबर को हुई है। तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल तरीका हो जाता है ये देखने का कि आपके पास अलग अलग तरीके से समराइजेशन ऑप्शंस हैं। सम जरूरी नहीं है, सम ऐसा बहुत बार होगा कि आप काफी ज्यादा बार सम ही यूज करें, बट सम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देखी। राइट क्लिक यहां पे समराइज और यहां पे आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी सम इसलिए एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि हमने एक टेक्स्ट वैल्यू को ड्रैग किया है जिसका टोटल नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई ये सम एक्टिवेटेड नहीं है। काउंट हो सकता है, मैक्स हो सकता है, मिन हो सकता है। अगर आप मिन करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि ईस्ट रीजन का 2005 में सबसे पहला सेल कब हुआ था, वो डेट यहां पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच है अलग अलग कैलकुलेशंस करने का। एक बार आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस जो अवेलेबल हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाई यूटिलिटी कैलकुलेशंस होती हैं, ईयर टू डेट और ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आप इस पिवट टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहां से क्लोज करके लेट्स से आई विल पुट इट ऑन द राइट, यहां पे पेस्ट कर लेते हैं और इस पिवट टेबल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि अभी मुझे ये देखना है कि मेरा ईयर वाइज, मंथ वाइज सेल क्या हो रहा है। तो आई विल राइट क्लिक हियर ऑन द फील्ड लिस्ट। आई विल से कि मुझे रीजन नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए। सो मेरा मंथ ये रहा, मैं मंथ को ड्रैग कर लूंगा तो मेरे पास मंथ आ गया। और मुझे कंट्रीब्यूशन भी नहीं चाहिए, मुझे मैक्स डेट भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही देखना है। अगर आप मेरा पिवट टेबल अब देखें तो इसमें आपका बॉस आपसे पूछ सकता है कि मुझे वाईटीडी सेल्स निकाल के बताओ। वाईटीडी का सिंपल मतलब ये होता है कि साल के शुरुआत से लेके अभी तक, अभी मतलब कुछ भी मंथ हो सकता है, जैन हो सकता है, फेब हो सकता है, मार्च हो सकता है, अभी तक कितना सेल हुआ है, यानी कि उस डेट तक कितना सेल हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अभी अप्रैल के मंथ का एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि साल के स्टार्ट से, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल है, ये टोटल कितना है, ये नंबर मुझे यहां पे निकाल के बताओ। और जब मैं नेक्स्ट मंथ का एनालिसिस करूंगा, लेट्स से मंथ ऑफ मई, तो मुझे ये देखना है कि ये जो टोटल 5 नंबर्स हैं इसका कितना एनालिसिस है, मुझे यहां पे रख के बताओ। तो ये एक बहुत ही एक ट्रिकी कैलकुलेशन हो जाती है जिसमें आपको एक रनिंग टोटल चाहिए होता है। ये पिवट टेबल में बहुत ही सिंपली तरीके से पॉसिबल है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम राइट क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे, जाएंगे अपनी फील्ड लिस्ट पे, अपने प्रॉफिट को दोबारा यहां पे वैल्यूज में ड्रैग करेंगे एंड आई विल डू दैट। तो यहां पे प्रॉफिट दोबारा आ जाता है। अभी मुझे प्रॉफिट दोबारा नहीं चाहिए, बट मुझे प्रॉफिट का रनिंग टोटल चाहिए। यानी कि जब मैं जैन में हूं तो सिर्फ जैन का टोटल, जब मैं फेब में हूं तो जैन और फेब का टोटल, जब मैं मार्च में हूं तो जैन फेब मार्च का टोटल, और जब मैं अप्रैल में हूं तो जैन फेब मार्च अप्रैल का टोटल, यानी कि रनिंग टोटल। और जैसे ही रनिंग टोटल दिसंबर में आए तो ये सारे मंथ्स का टोटल हो जाए और ये टोटल नेक्स्ट ईयर पे दोबारा रीसेट हो जाए जैन पे। तो ये हम कैसे करें, ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, चलिए देखते कैसे। आई विल राइट क्लिक ऑन द पिवट टेबल and I will say that I want to show the sum, which is fine. उसके बाद मैं show values में जाऊंगा और उसमें बोलूंगा कि मुझे रनिंग टोटल चाहिए। रनिंग टोटल क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपको रनिंग टोटल किस पे लगाना है, मंथ्स पे लगाना है। ऑफ कोर्स मुझे मंथ्स पे लगाना है। I will click on OK और ये मेरा रनिंग टोटल आ गया। इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे YTD प्रॉफिट एंड वी आर गुड टू गो। तो अगर आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करके देखें तो जैन में YTD, क्योंकि जैन का ही महीने था तो इसलिए 42,000, जैन एंड फेब 42,000 प्लस 39,000 को अगर ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली 81,000 आता है और ये हमारे नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये यहाँ पे मार्च के नंबर्स ऐड हो गए हैं, अप्रैल के नंबर्स ऐड हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दिस इज नथिंग बट योर वाईटीडी कैलकुलेशन। चलते हैं अपने लास्ट कैलकुलेशन पे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको बहुत बार ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर फाइंड करना होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप लेट्स से ये वाला नंबर देख रहे हैं विच इज 40,220, ये जैन के महीने का नंबर है 2006 का। अब मुझे ये जैन का 2006 का नंबर कंपेयर करना है लास्ट ईयर के जैन के नंबर से, यानी कि 42,000 से। यानी कि
42,000 से सेल गिरकर 40,000 हो गया, तो मुझे ये निकालना है कि ग्रोथ हुआ या फॉल हुआ और कितना परसेंटेज था। यानी कि अगर आप ये नॉर्मल एक्सेल में करें तो आप कुछ इस तरह का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि दिस वाला सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल -1 एंड इफ यू जस्ट प्रेस एंटर, तो -5% का ये फॉल हुआ है, ग्रोथ हुआ है, यानी कि ड्रॉप आया है सेल्स में। तो मुझे ये कैलकुलेशंस हर महीने के लिए करनी है। जब मैं फेब का मंथ कंपेयर कर रहा हूं तो मैं करंट फेब को लास्ट ईयर फेब से कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि ये कितना ऊपर या नीचे हुआ है। तो ये कैसे करें? ये बहुत 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 सिंपल है। तो यहां पे ये कैलकुलेशन को मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा मैं अपना प्रॉफिट को ड्रैग करता हूं वैल्यू सेक्शन में और इस कैलकुलेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा टू शो ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। हाउ डू आई डू दैट? राइट क्लिक ऑन द कैलकुलेशन, शो द वैल्यूज, और मैं बोलूंगा कि मुझे डालना है कि ये परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, यहां पे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर। अभी मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो बेस फील्ड है वो मंथ नहीं है, यानी कि मुझे मंथ्स कंपेयर नहीं करने, मुझे ईयर्स कंपेयर करने, यानी कि जो भी मंथ है करंट ईयर का वो ही मंथ मुझे लास्ट ईयर कंपेयर करना है। तो मुझे यहां पे बेस फील्ड हो जाएगा मेरा ईयर और जो मेरा बेस आइटम हो जाएगा प्रीवियस आइटम, यानी कि ये जो भी नंबर है ये वाला, इसको ईयर से कंपेयर करो बट प्रीवियस ईयर से। एज सिंपल एज दैट। क्लिक ऑन ओके और यहां पे आप देखेंगे कि मेरा दिस इज नथिंग बट माय ईयर ऑन ईयर परसेंटेज। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे कमेंट्स में उसका जवाब जरूर देना। आप मुझे बताइए कि यहां पे ये सारे सेल्स ब्लैंक क्यों हैं और यहीं पे वैल्यूज आनी क्यों चालू हो रही हैं? बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसका जवाब देखना। देखते हैं कौन लोग इसको आंसर कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल है बाय द वे। तो यहां पे मेरे पास सारी नंबर्स आ चुके हैं, मेरे पास ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर आ रहा है और मैं देख सकता हूं कि मेरा ग्रोथ कैसे कैसे हुई हर महीने में। चलिए बात करते हैं पिवट टेबल के कुछ इंटरेस्टिंग एडिशनल फीचर्स के जो पिवट टेबल्स को एनहांस कर सकते हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन, उनका लुक एंड फील वो एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला फीचर स्लाइसर्स। स्लाइसर क्या होता है? एक फैंसी लुकिंग फिल्टर, उसको हम स्लाइसर बोलते हैं। यानी कि अगर आप डेटा टैब में जाएं, ये जो हमारा फिल्टर है, ये फिल्टर को अगर थोड़ा सा फैंसी बना देंगे तो वो स्लाइसर बन जाएगा। दैट इज व्हाट अ स्लाइसर इज। चलिए देखते हैं इसका यूज हम पिवट टेबल में कैसे करते हैं। तो ये हमने पिवट टेबल बनाई है अभी जस्ट अ व्हाइल अगो, जहां पे मैं देख सकता हूं कि हर साल हर महीने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा YTD प्रॉफिट है और मेरा ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर कितना है। मान लीजिए मुझे एक रिपोर्ट को कस्टमाइज करना है कि मेरा सेल्समैन बाय सेल्समैन कितना प्रॉफिट हुआ और कितना उसका YTD है। तो जो सेल्समैन है इसको मैं चाहे तो यहां पे कॉलम्स में डाल सकता हूं, लेकिन ये डालते ही ये रिपोर्ट बहुत ही बड़ी बन जाती है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही मैसिव रिपोर्ट बन चुकी है और उसके बहुत सारे कॉलम्स आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह की पिवट टेबल को पढ़ना। इस सिनारियो में आप इतना डेंस पिवट टेबल ना बना के आप चाहे तो उस पर स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हम हर सेल्समैन को वन एट अ टाइम एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मैं राइट क्लिक करूंगा पिवट टेबल पे, जाऊंगा फील्ड लिस्ट में, ये जो मैंने यहाँ पे सेल्स रेप डाला है इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। सो आई विल जस्ट थ्रो इट आउटसाइड एंड आई एम बैक एट माय स्मॉल एंड टाइडी पिवट टेबल राइट हियर। अभी जो पिवट टेबल है इस पे हम एक स्लाइसर अप्लाई करते हैं, स्लाइसर यानी कि फिल्टर, और फिल्टर होगा सेल्स रेप के नाम पे। तो सेल्स रेप का जो नाम है उस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा कि मुझे यहां पे इसको एक ऐसा स्लाइसर ऐड करना है। जैसे मैंने यहां पे ओके प्रेस किया तो ये एक स्लाइसर आ गया। अब ये स्लाइसर एक फिल्टर की तरह ऐड करेगा। जैसे ही आप इस स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पिवट टेबल है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, यानी कि अब मैं सिर्फ अभय का डेटा देख रहा हूं, सिर्फ अंशिका का डेटा देख रहा हूं, ब्रूस और चार्ली और जेम्स और जसप्रीत और मार्क और रजत, जिसका भी आपको डेटा देखना है आप उसका डेटा देख सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीका है पिवट टेबल को एनालाइज करने का। तो स्लाइसर्स और एक और फीचर होता है टाइमलाइंस। तो टाइमलाइंस का अगर आप यूज देखें तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं टाइमलाइन का यूज। मान लीजिए ये जो मेरी पिवट टेबल है, ये पिवट टेबल अभी यहाँ पे ईयर्स है, रीजन्स है, प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए मैं यहां से जस्ट फॉर अ क्विक सेकंड जो ईयर्स है इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। आई विल रिमूव द ईयर्स। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन को भी रिमूव करते हैं और हमारे पास मैक्स डेट आ गया है। अब इसके ऊपर हम एक टाइमलाइन डालते हैं। टाइमलाइन मतलब एक स्लाइसर बट जो एक टाइमलाइन के फॉर्मेट में है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टाइमलाइन याद रखिएगा सिर्फ डेट कॉलम पे ही बनता है, क्योंकि वो टाइमलाइन है तो आपको डेट्स होनी जरूरी है। आप सेल्स रैप पे टाइमलाइन नहीं बना सकते हैं। तो आई विल राइट क्लिक ऑन द डेट and I'll say that I want to add a timeline। तो ये टाइमलाइन कुछ इस तरह से दिखता है हमारे पास यहाँ पे। इसको मैं अगर यहाँ पे ऊपर रख दूं तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मंथ्स है, मैं मंथ्स को चेंज करके क्वार्टर्स भी कर सकता हूं। तो अब मेरे पास हर साल का हर क्वार्टर का डेटा है, यानी कि 2005 में अगर मैंने Q1 सिलेक्ट किया तो ये डेटा मेरे पास सिर्फ Q1 का प्रॉफिट और Q1 में लेटेस्ट सेल डेट कौन सा है हर रीजन का मुझे ये दिख रहा है। अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया, यहाँ पे 2 कॉलम्स लिए तो मेरे पास ये दोनों कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है स्लाइसर्स और टाइमलाइंस को यूज करने का। आप इसको यूज करके अपनी बहुत जाइगेंटिक पिवट टेबल को बहुत ही स्लिक बना सकते हैं और क्लिक बाय क्लिक अपना डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। 2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहला है
कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं? अभी मैं यहाँ पे अपना नंबर्स देख रहा हूं कि मेरा हर महीने का कितना प्रॉफिट था फॉर अ पर्टिकुलर सेल्समैन। तो इसमें जाके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूं। उससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पिवट टेबल इंप्रूव हो जाएगा। कैसे? आई एम गोइंग टू गो टू द होम टैब। कोई भी सेल पिवट टेबल में सिलेक्टेड होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं बोलूंगा कि मुझे डेटा बार्स अप्लाई करने हैं। तो डेटा बार्स मतलब छोटे छोटे चार्ट्स विद इन द सेल्स। सो डेटा बार्स अप्लाई करूंगा। लेट्स से आई अप्लाई अ येलो डेटा बार, आई क्लिक राइट हियर, और इसके नीचे एक छोटा सा बटन यहां पे आता है। इस बटन को क्लिक करने के बाद आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल सेल्स शोइंग टोटल प्रॉफिट एंड वैल्यूज फॉर मंथ्स। आई क्लिक राइट हियर, और अब छोटे छोटे चार्ट्स बन के आ चुके हैं। मुझे ये चार्ट देख के ही यही पता लग जाता है कि क्विकली इस पूरे कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 28,000 सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसका जो बार है सबसे बड़ा है। मुझे ये देख के पता लग जाता है कि ये सेकंड बड़ी वैल्यू है। तो जो आउटलायर्स है मैं फटाफट से देख सकता हूं। मुझे नंबर भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे देखते ही पता लग गया कि ये नंबर बड़ा नंबर है, ये भी नंबर बड़ा नंबर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत ही एक कन्वीनियंट तरीका है एक अपनी पिवट टेबल में डेटा बार्स या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने का। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर जो आपके पिवट टेबल्स को एनहांस कर सकता है वो है पिवट टेबल चार्ट्स। देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप ये बात याद रखेगा कि पिवट टेबल चार्ट बनाते वक्त जिस भी शेप और फॉर्मेट में आपके पास पिवट टेबल है वो ही आपके चार्ट में जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, जिस भी शेप और फॉर्मेट में आपके पास पिवट टेबल है, पिवट चार्ट में भी वो ही जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे इस पे एक चार्ट बनाना है, तो इस पे मैं पिवट टेबल के अंदर हूं मैं, क्योंकि मैं यहां पे क्लिक करके Alt F1 का शॉर्टकट दबा सकता हूं और मेरे पास यहां पे एक चार्ट बन के आ गया। अगर आप देखें तो चार्ट में मेरे पास दो वैल्यूज हैं, और ये दो वैल्यूज हैं टोटल प्रॉफिट, यानी कि जो मेरे पास यहां पे कॉलम था, और दूसरा मेरे पास है मैक्स ऑफ डेट, और यानी कि ये वाला कॉलम जो यहां पे था। अब मैक्स ऑफ डेट रखना का कोई पॉइंट नहीं है, तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको यहां से उठा के डिलीट करूं। ये डिलीट यहां से होगा ही नहीं अगर डिलीट प्रेस भी करूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपनी पिवट टेबल को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। सो आई राइट क्लिक ऑन द पिवट टेबल, आई से शो फील्ड लिस्ट, मैं मैक्स ऑफ डेट को यहां से रिमूव कर दूंगा। तो मैक्स ऑफ डेट आई विल रिमूव इट, एंड नाउ आई एम ओनली टेकिंग अ लुक एट द प्रॉफिट। अगर आप यहां पे रीजन की जगह कस्टमर भी डाल देंगे, यानी कि मान लीजिए राइट क्लिक करा मैंने और मैंने शो फील्ड लिस्ट बोला, और मैंने बोला कि मुझे कस्टमर्स भी देखने हैं, यानी कि मैं यहां पे कस्टमर्स भी डाल दूं, तो आप देखेंगे कि आपका चार्ट और भी ज्यादा डेंस बन जाता है। तो जो भी आपके पिवट टेबल में है आपके चार्ट में भी वही रेप्लिकेट होगा। तो अगर मैं यहां से फॉर जस्ट अ सेकंड कस्टमर यहां से रिमूव कर दूं, यहां कस्टमर को हटा दूं, तो आप देखेंगे कि मेरा चार्ट थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया है। यहां पे ऊपर आपके पास कुछ चार्ट बेस्ड ऑप्शन भी हैं, आप इसको चाहे तो फॉर्मेट और उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अभी ये जो चार्ट है ये आपकी पिवट टेबल और आपके स्लाइसर को रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि अभी मैं आ जाके बोलूं कि मुझे लेट्स से Q1 का डेटा देखना है, तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली यहां पे रिफ्रेश जरूर होगा। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन Q1 you can see that the chart is refreshing, Q2 the chart is refreshing, so on and so forth. That's nice. फाइनली हम पहुंच गए हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पिवट टेबल में नहीं हो सकती। हमने काफी चीज सीखी जो पिवट टेबल कर सकता है। पिवट टेबल बहुत ही इनक्रेडिबल टूल है डेटा को समराइज करने के लिए। क्या कोई ऐसी चीज है जो पिवट टेबल में नहीं हो सकती? द आंसर इज यस। मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पिवट टेबल में करना मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल नहीं है बट काफी मुश्किल हो जाता है। सबसे बेसिक चीज, अगर आप अपने डेटा पे जाएं और डेटा को की जो नंबर ऑफ रोज है वो एक्सपैंड करते हैं, यानी कि अभी हमारे पास जो डेटा है वो बहुत ही छोटा डेटा है, यानी कि 500-600 रोज के आसपास का डेटा है। अगर आप ये डेटा 600 की जगह 6 लाख रोज का कर दें या 10 लाख रोज का कर दें तो पिवट टेबल इनक्रेडिबली स्लो हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सेल क्रैश कर जाए। यानी कि जो नेटिव पिवट टेबल है वो पिवट टेबल में बहुत बड़े डेटा के साथ काम करने में थोड़ा सा इनकेपेबल है, और वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपका डेटा सेट बहुत 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 बड़ा है। सेकंड प्रॉब्लम इज दैट आपको पिवट टेबल और आपको डेटा सेट सेम ही एक्सेल फाइल में रखना होता है, यानी कि एक शीट पे मेरे पास है डेटा और दूसरी शीट में है मेरे पास यहाँ पे पिवट टेबल, ये सेम ही एक्सेल फाइल में पड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि फाइल का साइज ही बहुत बढ़ जाता है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ पीपल फेस। एक बहुत बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम ये है कि पिवट टेबल में आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा नहीं रख सकते। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सेल्स रेप है, ये सेल्स रेप का नाम है। अब मुझे सेल्स डेटा एनालाइज करना है कि सेल्स रेप के मैनेजर के बेसिस पे कितना सेल हुआ, यानी कि पहले तो ये निकालो कि मार्क का मैनेजर कौन है, और फिर देखो कि उस मैनेजर के अंडर जो भी सेल्स रेप है उसके अंदर कितना सेल हुआ। मुझे ऐसे इस तरह से डेटा एनालाइज करना है। तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट टेबल लगेगी, यानी कि एक डिफरेंट डेटा सेट में ये देखना पड़ेगा कि ये जो मार्क है इसका मैनेजर है स्नेहा, यानी कि स्नेहा के अंदर अगर मैं यहाँ पे स्नेहा पे फिल्टर लगाऊं, से आई जस्ट अप्लाई फिल्टर, तो ये जितने भी लोग हैं स्नेहा के अंदर, ये सारे लोग, ये मुझे स्नेहा अपने डेटा सेट में एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे एक वी लुकअप लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे वी लुकअप से ये
निकालना पड़ेगा कि ये जो भी सेल्समैन है इसका मैनेजर कौन सा है। एक बार इसका कॉलम बन गया तो उसके बाद हम इस पे डेटा एनालिसिस चालू कर सकते हैं। बट पिवट टेबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको एनालिसिस तो हो जाएगा, लेकिन आपको जितने भी एक्सटर्नल कॉलम्स चाहिए उस पे आपको वीलुकअप लगाना ही पड़ेगा। यानी कि आपको अगर मैनेजर का नाम चाहिए तो ये एक वीलुकअप हो गया। अगर इस टेबल में जाऊं, अगर आपको उसको सेल्समैन की क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसका एक और यहां पे कॉलम बन जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए उसके आपको कॉलम्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आज जब आप पिवट टेबल बनाते हैं, इंसर्ट टैब में जाके यहां पे पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप एक ही डेटा को फीड कर सकते हैं, दो टेबल्स को फीड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप यहां पे कॉलम्स बनाते चले जाते हैं तो डेटा सेट हैवी होता चला जाता है। अगर आपके पास ज्यादा रोज नहीं भी है तो भी काफी डेटा हैवी हो जाता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे कॉलम्स बन चुके होते हैं थ्रू वीलुकअप्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है पिवट टेबल की। ये प्रॉब्लम्स आप फिर भी चाहे एक्सेल के थ्रू या वीलुकअप के थ्रू या कैसे भी स्ट्रगल करके सॉल्व कर भी लें, लार्ज डेटा प्रॉब्लम, वीलुकअप प्रॉब्लम कैसे भी आप सॉल्व कर भी लें, बट एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि एडवांस्ड लेवल कैलकुलेशंस पिवट टेबल में नहीं हो सकती हैं। वो एडवांस्ड लेवल कैलकुलेशंस कौन सी हैं, वो कैसी दिखती हैं और इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, मैंने अपने एक वेबिनार में डिस्कस किया है, जो मैंने 1 घंटे का वेबिनार लिया था टॉकिंग अबाउट कि पावर पिवट क्या होता है। यानी कि पिवट टेबल में अगर हम नाइट्रोजन बूस्टर लगाते हैं तो बनता है पावर पिवट। वो यूज कैसे करते हैं और उससे कॉमनली सॉल्व, मतलब कॉमन इश्यूज जो मैंने आपको बताए और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा पावर पिवट का वीडियो भी बहुत 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 पसंद आएगा। ये दोनों वीडियोस मिला के आपकी पिवट टेबल की नॉलेज पहुंच जाएगी नेक्स्ट लेवल पे, और मैं आपसे मिलता हूं पावर पिवट वाले वीडियो में। चीयर्स।